नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। काफ़ी सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, काफ़ी सारे लोग इन्वेस्टिंग करते हैं। दोस्तों, मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों करता हूं। और ट्रेडिंग से आप पैसा ज़रूर कमा सकते हैं, लेकिन जो वेल्थ जनरेट होगी वो इन्वेस्टिंग से ही होगी। इसीलिए दोस्तों, मैंने डेली शाम के लिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट स्टॉक की एनालिसिस, जिसमें कि आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं या फिर वो इन्वेस्टमेंट वर्दी है या नहीं, उसके बारे में डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हैं। आई एम श्योर आप इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, ये स्टॉक आप देखेंगे अगर इसके परफॉर्मेंस को, तो आप पाएंगे कि इसके परफॉर्मेंस में आपको ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। आप रेवेन्यू के बारे में बात करें तो 0.90 थाउजेंड करोड़ के जो उसका 2017 में रेवेन्यू था। रेवेन्यू मीन्स धंधा, बिजनेस, टोटल ओवरऑल कितना उसने धंधा किया, तो 0.90 से बढ़ करके सीधे सीधे 1.16 हो गया है इन 2020। कोई बहुत बड़ी एक्सपोनेंशियल, कोई बहुत बड़ी मैसिव इंप्रूवमेंट नहीं है। अगर हम लोग बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी इस कंपनी की स्टेगनेंट है, लेकिन ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड स्टॉक है। आज भी 7% के आसपास जंप करा। अब दोस्तों, 7% के आसपास जंप करने से क्या है, लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि क्या ये स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है। तो दोस्तों, मल्टी बैगर बनेगा नहीं बनेगा, इस बारे में भी इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिलहाल अभी अगर आप नंबर्स देखें तो आपको पता चलता है कि नंबर्स इसके पिछले 4 सालों से ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहे हैं। दोस्तों, अगर इस स्टॉक के हम लोग आर और आर के बारे में बात करें, जो ज़बरदस्त ग्रोथ क्वालिटी के हाई ग्रोथ स्टॉक होते हैं, उनका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरली 20% से ऊपर ही होता है। क्योंकि जब भी हम लोग किसी एक हाई ग्रोथ स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो उसका रिटर्न एटलीस्ट 20% होना चाहिए ऑन इक्विटी एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसको आप हाई ग्रोथ स्टॉक समझते हैं। अगर 20% नहीं है तो भी 15% के आसपास के जो आर के स्टॉक होते हैं, उनको अच्छी खासी ग्रोथ स्टॉक समझा जाता है। लेकिन इस स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी इज अप्रोक्सीमेटली 11। अगर बात करें 1 ईयर, 3 ईयर या फिर आप 5 ईयर बात करें, तो रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी स्टेगनेंट है, 10% के आसपास। और वहीं पर अगर आप बात करें इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो फिर भी थोड़ा सा अशेड बेटर है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास है। बट एट द वेरी सेम टाइम कोई बहुत एक्सट्रीमली हाई ग्रोथ नंबर्स आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अब दोस्तों, ये एक पीएसयू स्टॉक है। चूंकि ये पीएसयू स्टॉक है, इसके नाते प्रोमोटर होल्डिंग गवर्नमेंट की होगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनकी प्रोमोटर होल्डिंग इज अप्रोक्सीमेटली 73%, जो कि हो गया ऑलमोस्ट 3/4। अब 3/4 होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है। अगर बात करें डीआईआईज की, दैट इज डीआईआईज और म्यूचुअल फंड को मिला लें तो तकरीबन तकरीबन 6% की होल्डिंग इनके पास हो जाती है, तो बन जाता है 79%। जो भी पीएसयू स्टॉक्स होते हैं, जनरली एफआईआईज का उसमें इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। क्योंकि जो कोई भी पीएसयू स्टॉक होता है, उसमें प्राइसिंग भी गवर्नमेंट के हाथ में है, रेगुलेशन भी गवर्नमेंट के हाथ में है, डिविडेंड पॉलिसी भी गवर्नमेंट के हाथ में है। तो ऐसे में दोस्तों, एफआईआईज को कोई ज़्यादा मौका मिलता नहीं है उसकी पॉलिसीज को ट्विक करने का या फिर इंफॉर्मेशन को पाने का। तो इसलिए जितने भी पीएसयू स्टॉक होते हैं, जनरली उनमें एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट कम ही मिलता है। इसलिए इस स्टॉक के बारे में बात करें तो 3.5% के आसपास एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीएसयू स्टॉक्स में एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता नहीं है, तो फ्यूचर में भी आप इसमें कोई बहुत बड़ा एफआईआई का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यस, डीआईआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। डीआईआई इंडिया का जो सबसे बड़ा डीआईआई है वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और इंडिया के म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों, इनका पार्टिसिपेशन हो सकता है स्टॉक में आगे बढ़ता रहे। बट एज फार एज एफआईआई इज कंसर्न, आई एम नॉट वेरी श्योर कि एफआईआई इसमें कीन होंगे। बात करें रिटेलर्स की, तो रिटेलर का पार्टिसिपेशन इज अप्रोक्सीमेटली 17%, जो कि काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। जिससे कि मुझे स्टॉक में थोड़ी सी घबराहट इसलिए हो रही है कि जिस भी स्टॉक में रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन इज मोर देन एफआईआई प्लस डीआईआई, उस स्टॉक में जनरली आपको पैनिक ही दिखाई पड़ेगा। जनरली उसमें पैनिक में बाइंग, पैनिक में सेलिंग आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी या फिर ग्रोथ आपको दिखाई नहीं पड़ती है। दोस्तों, एज अ रिटेलर उसकी मेंटालिटी होती है कि मुझे सस्ता स्टॉक मिल रहा है। सस्ता स्टॉक मतलब जो 100 रुपए का स्टॉक है, जो 50 रुपए का स्टॉक है, जो 10 रुपए का स्टॉक है, उनको सस्ता लगता है। रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी ये है कि हो सकता है 2000 रुपए का स्टॉक भी सस्ता हो, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहीं कम हो, बजाय कि उस स्टॉक के जो कि 20 रुपए का चल रहा हो, जिसका कि प्राइस टू अर्निंग बहुत ज्यादा हो। तो 2000 रुपए का स्टॉक भी सस्ता हो सकता है और 20 रुपए का स्टॉक भी महंगा हो सकता है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं रियलटेल कॉर्पोरेशन की, जिसका कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज क्लोज टू 32। बिलीव मी गाइस, जिस सेक्टर में ये बिलोंग करता है, उस सेक्टर में इसका परफॉर्मेंस इज फार मोर बेटर देन इट्स पीयर्स।
अब रेलटेल का बिजनेस क्या है? रेलटेल का बिजनेस है ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाना, वायरलेस सर्विसेज प्रोवाइड करना टू मोस्ट ऑफ द पीएसयूज। और इसके अलावा दोस्तों रिसेंटली इसका आईपीओ आया था, जिसके चलते इसमें एक जबरदस्त लिस्टिंग गेन भी हुए थे। और इसका जो एक्सपेंशन है वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। इसका एक्सपेंशन प्लान भी बहुत ही एग्रेसिव चल रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट। अगर इसके फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 32.41, जो कि आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत महंगा है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से, तो आप पाएंगे भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इन सबको तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। इन सबसे तो कंपेयर करना ही बेकार है, क्योंकि जनरली इन लोगों को लॉस ही होता रहता है। 3-4 क्वार्टर में, एक क्वार्टर में इनको लॉस हो ही जाता है। वोडाफोन आइडिया तो इतनी ज़्यादा डेट में है कि आउट ऑफ क्वेश्चन है इनके बारे में बातचीत करना। अगर हम लोग बात करें बाकी और इंडस टावर से बात कर लेते हैं, क्योंकि इंडस टावर का काम भी है ये इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो इसी सेक्टर में अगर आप पीयर को कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे ऑल्दो स्टॉक छोटा है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स और नंबर्स फार बेटर हैं। अगर बात करें भारतीय एयरटेल के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो आप पाएंगे भारतीय एयरटेल का रिटर्न ऑन इक्विटी तो बहुत ज़्यादा डैमेज है वर्सेस रेलटेल। उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कम से कम आपको 10 से लेकर 15 तक दिखाई तो पड़ रहा है। एटलीस्ट इट इज इन इट्स सेक्टर इट इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। अब दोस्तों जिनको मालूम नहीं है उनको मालूम होना चाहिए कि रेलटेल का बिजनेस मॉडल क्या है। रेलटेल का बिजनेस मॉडल है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को प्रोवाइड करना। इसके अलावा डाटा सेंटर सर्विसेज, रेल वायर, जो कि आप जब भी आप जाते हैं स्टेशन में तो आपको रेल वायर का ब्रॉडबैंड मिलता है, तो रेल वायर का ब्रॉडबैंड की सर्विसेज प्रोवाइड करना भी रेलटेल का काम है। सिग्नलिंग सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, टावर को लोकेशन भी इनका काम है। इसके अलावा एचडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज और ई ऑफिस स्टैब्लिश करने का काम भी रेलटेल ने शुरू कर दिया है, जो कि प्रेजेंटली अभी गवर्नमेंट ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, जिसके चलते रेलटेल की जो फ्यूचर में आने वाली ग्रोथ है वो काफ़ी इंटैक्ट दिखाई पड़ रही है। दोस्तों अभी हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके बारे में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वो लोग फोकस्ड हैं टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट, जिसके चलते मोस्ट ऑफ द स्टेशंस को वाईफाई इनेबल्ड बना दिया गया है। सो वाईफाई बेस्ड इंटरनेट फैसिलिटी हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड एट 5957 रेलवे स्टेशंस। और ये सारे के सारे जो रेलवे स्टेशन हैं उनको ये कोशिश की जा रही है कि उनको वाईफाई इनेबल्ड बनाया जाए, जिसके चलते जो मेन बिजनेस आकर के खड़ा होगा वो आएगा रेलटेल के पास। इसके अलावा दोस्तों रेलटेल का बिजनेस सिर्फ रेलवेज में ही फोकस्ड नहीं है। रिसेंटली आज के दिन ही रेलटेल ने अनाउंस किया है कि कंपनी को वर्क ऑर्डर मिला है ऑफ 153.15 करोड़ फ्रॉम सेंट्रल कोल फील्ड्स। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि रेलटेल का काम सिर्फ रेलवेज के साथ ही चल रहा है। रेलटेल अपने अलग एरियाज में भी एक्सपैंड कर रहा है। इनके पास बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क है, वहाँ पर जहाँ पर प्राइवेट सर्विस प्लेयर्स हैं भी नहीं। इनका वो रूरल एरियाज, वो रिमोट एरियाज जहां पर इनके ओएफसी केबल बिछे हुए हैं, वहां पर प्राइवेट नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स पहुंच भी नहीं सकते। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि वहां पे प्राइवेट सर्विस नेटवर्क वाले पहुंच नहीं सकते? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रेलवेज हैव राइट ऑफ द वे। तो राइट ऑफ द वे होने के चलते रेलवेज के जहां पर भी एसेट्स होते हैं वहां के लैंड को एक्वायर करने की जो पहली प्राथमिकता होती है वो रेलवेज को दी जाती है। फिर चाहे वहां पर सिविल इनहेबिटेशन हो, चाहे वहां पर गवर्नमेंट का लैंड हो, तो रेलवेज हैव राइट ऑफ द वे, जिसके चलते वहां पर जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स नहीं पहुंच सकते हैं वहां पर भी रेल वायर का ओएफसी केबलिंग हो रखी है। ऐसे में दोस्तों इनका एसेट बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, प्रेजेंस अच्छी है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो पास्ट परफॉर्मेंस फ्लैट रही है। बेस्ट चीज़ क्या है कि पास्ट परफॉर्मेंस नेगेटिव नहीं रही है, पास्ट परफॉर्मेंस में कहीं भी डाउनफॉल दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई पड़ रहा है, एक्सपेक्टेशन काफ़ी ब्राइट है फ्यूचर को लेकर के। अब बात आती है क्या स्टॉक को यहां पर बाय किया जा सकता है। दोस्तों ये स्टॉक लिस्ट हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ के आसपास, और पहले दिन ही इसमें ज़बरदस्त जंप आया था ऑलमोस्ट 20% के आसपास ऑन दी वेरी फर्स्ट डे ऑफ लिस्टिंग। और दोस्तों वहां से 100 रुपीज़ के प्राइस रेंज से स्टॉक में भागना शुरू किया और ऑलमोस्ट 190 के हाई लगाए। काफ़ी सारे लोग ऊपर पे लेके स्टॉक को फंस गए, उनको लगा ये स्टॉक तो मल्टी बैगर होने वाला है, ये 100 रुपये का स्टॉक तो 800 रुपये चला जाएगा, 1000 रुपये चला जाएगा, इस प्रकार की न्यूज़ आती हैं। लेकिन दोस्तों कभी भी स्टॉक को चेज नहीं करना है।
जिस स्टॉक में जबरदस्त तरीके से जंप आया है उस स्टॉक में जबरदस्त तरीके का कंसोलिडेशन भी आएगा। फिलहाल दोस्तों अभी स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक चल रहा है 140 रुपीज के आसपास और पिछले 2 दिन में ही इसमें रिवर्सल आया है। दोस्तों मेरा मानना यह है स्टॉक बहुत ही सही प्राइस जोन पे यहां पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पैटर्न आपको दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न, जो कि एक बुलिश पैटर्न है जो कि बताता है ट्रेंड रिवर्सल और यहां से एक बुलिश सिग्नल को दर्शा रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर आप स्टॉक को यहां पर बाय करते हैं मेरे हिसाब से बहुत ही जल्दी आपको 150 160 के रिटर्न्स इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम दे सकता है, जो कि हैं अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15% ऑफ रिटर्न्स। अगर आप दोस्तों यहां से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया इनके प्लान्स, गवर्नमेंट का फोकस, इनकी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड ओएफसी केबलिंग और इनका जो बहुत ही ब्रॉड बेस्ड बिजनेस मॉडल है वो इसको फ्यूचर में आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो चीजें मैंने आपको हाईलाइट करी कि इसमें जनरली एफआईएस का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, जो नेगेटिव चीजें हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी हैं। नेगेटिव चीजों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि ये पीएसयू कंपनी है, जिसकी वजह से इनका प्राइसिंग मैकेनिज्म इनके हाथों में नहीं है। जो कि पीएसयू कंपनी होती है दे आर मोर रेगुलेटेड, दे डोंट हैव मच प्राइसिंग पावर विद देम। ऐसे में दोस्तों ये पीएसयू होने के नाते आपको थोड़ा सा आपको ग्रोथ पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा आपको लेड बैक रहना पड़ेगा। लेकिन पीएसयू होने का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक में ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ की जो प्रोस्पेक्ट्स हैं दे आर इमेंस। फिलहाल दोस्तों आज ही के दिन स्टॉक करीब 7.5% के आसपास जंप करा था, ऑलमोस्ट इंट्राडे 8% का हाई लगाया था। 27.7% की डिलीवरी हुई है जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिलीवरी है। 25% की ऊपर की डिलीवरी को मैं एक स्ट्रॉन्ग डिलीवरी समझता हूं, क्योंकि दोस्तों 25% से ज्यादा लोग स्टॉक को वापस अपने डीमैट अकाउंट में लेकर के घर वापस गए हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप स्टॉक को इस प्राइस पे भी इन्वेस्ट करते हैं मेरे हिसाब से बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। आई थिंक यू कैन इनिशिएट योर फ्रेश बाय, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च डेफिनेटली करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली पूछें। मेरी साइड से दोस्तों ये स्टॉक आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म में करीब 15 से 20% के रिटर्न बहुत ही शॉर्ट टर्म में दे सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी मुझे इसके प्रॉस्पेक्ट्स काफी ब्राइट दिखाई पड़ रहे हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।